नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है तो आज की क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है। आज की क्लास में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और 25 के 25 क्वेश्चन आपके लिए 100% मोस्ट रहेंगे, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है रेलवे के 2024 और 25 में जितने भी पेपर हुए थे उनमें से छांट छांट करके लिए गए क्वेश्चन है। जैसे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास है आरपीएफ कांस्टेबल का है, जो कि 25 में आया है। अगला क्वेश्चन किसका है? एसआई का है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन किसका है? आपके पास है एएलपी का है। कहने का मतलब ये है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका रिवीजन करके जरूर जाए। तो जैसे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है कि आयुषी और अनमोल की आयु का अनुपात दे रखा है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको? 2 टाइप के। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है जिनमें डिफरेंस समान होता है, जो कि ये है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो भी मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर एक तो है आपके पास है आयुषी और दूसरा कौन है? आपके पास है अनमोल है। इनकी आयु का अनुपात 2:7 दे रखा है, यानी कि 2:7 दे रखा है ना, तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मानोगे कि ये प्रेजेंट आयु का रेशियो है, ये वर्तमान आयु का क्या है? आपके पास है रेशियो है। आगे देखिए, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:8 है, यानी कि 4 साल बाद कितना हो जाता है? आपके पास है 3:8 हो जाता है। लेकिन ये जो अनुपात है ये कब का है? 4 साल बाद का है। तो आप जरा देखिएगा कि जो अनमोल पहले 7 यूनिट का था वह 8 यूनिट का हो गया। यानी कि ये जो रेशियो है ना, इसको हम यूनिट में पढ़ेंगे ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। यानी कि यूनिट के हिसाब से अनमोल 1 यूनिट बढ़ा है और वर्ष के हिसाब से कितना बढ़ा? वो 4 वर्ष बढ़ा है। यानी 1 यूनिट का मान हम ये कह सकते हैं कि 4 साल है। लेकिन 1 यूनिट का मान हम 4 साल कब कह सकते हैं? जब ये भी डिफरेंस आपके पास समान हो। जैसे आयुषी का अगर देखोगे तो ये भी आपके पास है 1 यूनिट बढ़ रही है और ये भी आपके पास है 1 यूनिट बढ़ रही है। तो हम इस क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट का मान हमारे पास में 4 साल है। अब जिसका भी आपको मान निकालना है ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जिसका भी मान निकालना उसके रेशियो से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो वर्तमान आयु में अंतर हो, चाहे आज से 4 साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो, इनकी आयु का जो अंतर है वो समान रहेगा। जैसे मान लीजिए आप आपके भाई से 5 साल बड़े हो, तो 5 साल बाद तो 5 साल बड़े ही रहोगे, आप हमेशा ही बड़े रहोगे। या फिर अगर आप 5 साल छोटे हो, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे 5 साल पहले हो, चाहे 5 साल बाद हो। तो वर्तमान आयु में अंतर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इनका अंतर कितने का आपके पास है? 5 का। 5 यूनिट का ही आपको मान निकालना है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 साल, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन हम इस तरीके का यूज कब करते हैं? जब इन दोनों का डिफरेंस आपके पास समान हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, तो हम कैसे करेंगे? तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका लगा सकते हो। जैसे दूसरा तरीका क्या है, देखो आप ऐसे कैसे क्वेश्चन को जमाना, यानी कि 2:3, वो सॉरी 2 अनुपात कितना था आपके पास है? 7 है। और 4 साल बाद कितना आपके पास है? 3:8 है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? जो भी समय अंतराल हो ना, उसको आप यहाँ डबल बार रिपीट करोगे। डबल बार क्या करोगे? रिपीट। पहला मेथड हो गया ये आपके पास है, मेथड नंबर 1 हो गया आपके पास है, और ये हो जाएगा आपके पास है मेथड नंबर 2 हो जाएगा आपके पास। आपको क्या करना है? पहले अनुपात को लिखना है, दूसरे अनुपात को ऐसे ही लिखना है, और जो भी समय का अंतराल दे रखा हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जो भी हो, उस अंतराल को आप यहाँ लिखोगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? जैसे सर इसको तो इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे। अब ये थोड़ा सा माइंड में करें। देखो ये 21 और 21 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 5 यूनिट आएगा। फिर इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करोगे, यानी कि 32 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 20 यूनिट आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी राशि ऊपर आएगी, छोटी राशि नीचे आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो सर 5 यूनिट का मान इसमें 20 है, या 20/5 है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? जिसका भी मान निकालना है उससे। तो यहां पर उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस, यानी कि ये डिफरेंस कितना आपके पास है? 5 यूनिट का। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से 5 कटेगा तो भी आंसर आपका 20 आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमारे पास है इनका रेशियो अलग अलग है। हाँ, तीसरा भी पैटर्न है, अगर आप चाहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं सर आप इनका अंतर समान कर लो मल्टीप्लाई करके, तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आप ये दोनों तरीके समझिएगा।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रम से इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुना है तो आप बताइए बड़ी संख्या कितनी होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? सर फर्स्ट संख्या, अगर हम फर्स्ट संख्या को सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है सर हमारे पास है में से इंटू लेस से। क्या होता है हमारे पास है में से इंटू क्या होता है आपके पास है लेस से। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए अगर आपको नहीं याद है तो। पहली संख्या को हम दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका गुणनफल में से और लेस के गुणनफल के बराबर आता है। इसमें में से भी दे रखा है, लेस से भी दे रखा है और दोनों संख्याएं भी दे रखी है, लेकिन जो दोनों संख्याएं दे रखी है वो यूनिट के हिसाब से दी है। कैसे दिए? इसने ये कहा कि सर जो फर्स्ट संख्या है, जो पहली संख्या है, वह दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का मतलब क्या होता है गुणा, और 9/, और कितनी है आपके पास है 2 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुना है। यहां से मान कैसे निकालोगे सर? ये तो दूसरी संख्या का मान और ये आपके पास है पहली संख्या का मान है। ये दूसरी संख्या का मान है, ये पहली संख्या का मान है। ठीक है, अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको आप यहां लिख दीजिए। लेकिन ये यूनिट के हिसाब से अगर किसी क्वेश्चन में प्लस या माइनस होता है तो हम इनके साथ एक्स नहीं मानते। जैसे आपको यहाँ ये लिखना होता कि पहली संख्या को दूसरी में जोड़ोगे तो इनका गुणनफल आएगा, तो आप इनके साथ में एक्स मानने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों संख्या आपके पास है यूनिट में मौजूद है, दोनों संख्या यूनिट में मौजूद है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करना उन यूनिटों को, तो इस बात को ध्यान रखिए उनके साथ में एक्स मानना ही पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन में आंसर आपका नहीं आएगा। तो फिर हम कैसे मानेंगे? सर पहली संख्या 9 है ना, इसको हम यहाँ पर 9x के फॉर्मेट में लिखेंगे और दूसरी संख्या को क्या लिखेंगे हम? 2x, और बराबर में से का मान कितना है आपके पास है? 57, और लेसे का मान कितना है आपके पास है? सर इतना है। काटा पीटी कर लीजिएगा आप इसकी। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 19 बार। देखिए इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 19 बार। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 19 इंटू 19 है, तो क्या मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ कि एक्स का मान आपके पास 19 आ जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो एक्स का मान 1/19 आ जाएगा। अगर हमारे पास है एक मान आ गया तो क्वेश्चन ये पूछेगा आप बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करें, छोटी संख्या के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी आप ये कह सकते हो बड़ी संख्या 9x है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो बड़ी संख्या आपके पास में आएगी वो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास है? 19 इंटू 9, तो 19 नंबर कितना होता है आपके पास है? 171, 171। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको? इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामों में काफ़ी बार देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर आप एग्जाम के लिए रिपीट करके जाए। आप इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज से काफ़ी साल पहले भी आता था और आज भी आता है, और काफ़ी स्टूडेंटों ने पहले भी छोड़ा है और आज भी छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सर क्या है ऐसी बुरी सी लैंग्वेज दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है, और गारंटी है कि मैं बहुत शानदार तरीके से इसको समझाऊंगा। देखिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास है? दो कक्षाएं ए और बी है। यदि ए से 7 छात्र बी में स्थानांतरित हो जाए तो बी में ए के छात्रों की संख्या का दुगना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? मान लीजिए सर ये तो हमारे पास है ए कक्षा है, ये तो क्या है आपके पास है? ए कक्षा है, और ये है आपके पास है बी कक्षा है। इसमें स्टूडेंटों की संख्या कितनी है आपके पास है? एक्स है। इसमें स्टूडेंटों की संख्या कितनी है आपके पास है? 22 है। पहली जो लाइन है उस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि यदि ए से 7 छात्र बी में स्थानांतरित हो जाए, ए में से 7 निकल जाएंगे और वो बी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ए में से 7 घटाओ और बी में 7 जोड़ोगे आप ये कह सकते हो सर इसमें से तो 7 निकाल दीजिए आप, और इसमें आप 7 ऐड कर दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बी में ए के छात्रों की संख्या का दुगना हो जाएगा। तो इसने ये कहा कि जो कक्षा बी है ना उसमें डबल छात्र हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये प्रक्रिया करी, 7 निकाले और 7 उसमें डाले, तो बी में क्या हो गए सर? बी में डबल छात्र हो गए। इस बी में क्या हो गया आपके पास है? डबल छात्र हो गए। तो आप मुझे बताइए अगर इसमें डबल छात्र हो गए तो डबल से किसको गुणा करोगे आप? इसको। अब आप ये कहोगे कि सर आप ये बताइए ना, डबल छात्र तो इसमें हो रहा है, आप गुणा कर रहे हो उसको। अरे भाई अगर इसमें डबल छात्र हो रहे हैं तो अगर आप डबल तो हो चुके हैं तो डबल और कर दोगे तो 4 गुना हो जाएंगे आपके पास है छात्र।
तो हम क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाने के लिए, एक अब लाइन को नोट करें आप, हम बराबर का निशान लगाने के लिए सर वो 2 से गुणा यहां करते हैं ताकि इस निशान का हम यूज कर सकें। एक बार फिर सुनिएगा, आपने ज़्यादातर सुना है कि जब हम आयु संबंधी पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो क्या करता है, उसको गुणा करने की वजह सामने वाले को गुणा करता है। वो क्यों करता है, वो बराबर का निशान लगाने के लिए करता है। यानी कि उसने कहा कि जैसे ही 7 छात्र बी में गए तो बी में छात्रों की संख्या 2 गुना हो गई थी, तो 2 गुना आपको ए को करना पड़ेगा, जब जा करके वो बराबर होंगे दोनों के दोनों। तो बराबर का निशान लगाने के लिए ध्यान रखिए, हम जिसको कहते हैं उसको नहीं करके दूसरे को करते हैं। तो ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, और एक और लाइन पढ़ लीजिए फिर हम बना लेंगे। सर ये हमारे पास है ए कक्षा है और ये बी कक्षा है। इस बार क्या कहा है, यदि 3 छात्र बी से ए में भेजे जाए, यानी कि आप ये कह सकते हो इसमें से कितने भेजे जाए, आपके पास है 3, और किस में भेज दिए जाए, इसमें भेज दिए जाए 3 छात्र, ठीक है। तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास है, समान हो जाएगी। तो इसमें तो कुछ नहीं कहा कि सीधा ही ये कह दिया कि इसमें छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर क्या है आपके पास है 22, बस यहाँ से 2 छोटी छोटी इक्वेशन बनेगी, ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दोनों कक्षाओं के बीच में सकारात्मक जो भी अंतर हो, जो भी डिफरेंस हो, वो आपको बताना है। तो सॉल्व करिए आप इसको। देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास है, सर ये हो जाएगा हमारे पास है 2x - 14 बराबर हो जाएगा आपके पास है y + 7। आप यहाँ से y को इधर ले आइए, जैसे ही y को इधर लेके आओगे माइनस को हो जाएगा आपके पास है, तो 2x माइनस का तो y हो जाएगा, और ये जो 14 है ये इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 14 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास है, 21 हो जाएगा सर हमारे पास। ये समीकरण 1 बन गई। इसी तरीके से इस x को, इस y को आप कहाँ ले आओगे, यहाँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हम इसके नीचे लिख देते हैं, तो सर x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है y, और ये जो 3 है ना, ये भाई साहब इसके पास जाएगा तो ये माइनस का ही रहेगा, तो -3 और -3 -6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, कोई भी एक पद काटना है। अब पद काटना है तो आपको पता है बाई तो समान है लेकिन इनके निशान सेम है, वैसे कट तो जाता बाई, तो हम क्या करेंगे, इसके निशान बदल देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये बाई इस बाई को खा जाएगा। तो 2x, अच्छा निशान चेंज होते हैं ना, तो निशान चेंज होते हैं, तो आप ये कह सकते हो प्लस वाला निशान किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो 2x में से आप x घटाओ, कितना आएगा आपके पास है x, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 27। अगर x का मान आपके पास 27 हो गया तो y का मान निकाल दीजिए। y का मान तो इजीली तरीके से आप निकाल पाओगे। देखिए 27 को हम यहाँ रखेंगे x की जगह। अब ऊपर वाले निशान का यूज करोगे आप जो पहले से थे, या फिर जो पीछे वाले उनका यूज कर लीजिए। तो पहले से क्या था, x - y बराबर -6 था, तो ये जो 27 है यहाँ जाएगा, तो 27 इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 27 और माइनस का 6 माइनस का 33 हो जाएगा, और माइनस का बाई है, तो माइनस का बाई बराबर माइनस का 33, माइनस का बाई बराबर माइनस का 33, माइनस से माइनस खत्म। तो क्या मैं सीधे ही लिख दूं क्या कि बाई का मान 33 है, क्योंकि क्यों फालतू की रामायण करो, इतना तो जानते होंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो कितने का है, 6 का है, और बस यही आपका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन क्यों एग्जाम में आप छोड़ के आते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मैथ अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है तो अपने माइंड का थोड़ा सा अच्छी तरीके से यूज करिए, आपके दिमाग, आपकी जो मैथ है अच्छी हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि सर माइंड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते टाइम जैसे मान लीजिए 29 की टेबल है, तो 29 की टेबल दिमाग ही दिमाग में बनाने की कोशिश करो। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, यानी बगैर पेन कॉपी लिए कभी 23 × 15 करिए, कभी 15 × 7 करिए, कभी 7 × 38 करिए। ऐसे माइंड में अगर आप ऐसे लगातार 10 से 12 दिन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 पर और पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन। यदि सर AQ + BQ अनुपात इतना है तो आप बताइए A अनुपात B का मान कितना। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे रेलवे में, वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप SSC मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये कन्फर्म है कि वो ऑप्शन से उठने में काफ़ी टाइम लेगा, तो आपको वैसे बेसिक से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप तैयारी ही रेलवे की कर रहे हो और जिसमें एलजेब्रा का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो एलजेब्रा के 90% क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आते हैं वो ऑप्शन से ही उठते हैं।
एक बार फिर ध्यान दीजिए, एग्जाम को नोटिस करें आप कि किस चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या उसके क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन से उठ सकते हैं क्या। जैसे अभी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो कन्फर्म अगर ग्रुप डी में थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो ऑप्शन से ज़रूर उठेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो सर हम क्या करेंगे, सर इसने एक तरीके से ये दे रखा है कि a की घात 3 और प्लस b की घात 3 और बट्टे में क्या है आपके पास है a की घात 3 और माइनस है b की घात 3। इसका मान कितना आपके पास है 185 और बट्टे में कितना आपके पास है 158। हम एक काम करते हैं, पहले ए ऑप्शन को उठाने की कोशिश करते हैं। तो a का मान कितना रखेंगे हम 7, तो 7 की घात कितना लगाओगे आप 3 लगाओगे, 7 की घात कितना लगाओगे 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 343 और प्लस b की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27 होता है, 9 मत कर देना आप, और बट्टे में ये हो जाएगा सर हमारे पास है 343 और माइनस हो जाएगा आपके पास इतना। सॉल्व करें आप इसको तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 0 और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और ये 600 370 कितना हो रहा है आपके पास है 370 हो रहा है, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, ये घटा दीजिए तो ये कितना आएगा आपके पास है 6 आएगा, ये कितना आएगा आपके पास है 1 आएगा और ये कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा। अब आप इसको 2 से काटिए, जैसे ही हम 2 से काटेंगे तो सर ये हमारे पास है 185 और ये कितना कट गया आपके पास है सर ये इतनी बार। तो आप बताइए ना 185/158 ए ऑप्शन से आ गया आपके पास है, आया कि नहीं आया। तो हमने क्या किया कि एक ही जगह पहला अंक रखा, बी की जगह दोनों दूसरा अंक रखा और फिर समीकरण को संतुष्ट करने की कोशिश करिए। तो एग्जाम में आप जरूर करिएगा ये ट्राई। एक बार फिर से देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर ये है आपके पास है ALP CVT 2 का मेंस का क्वेश्चन है। मैंने ये कहा ना आपसे कि अगर आप थोड़ा सा मैथ को समझ लेते हो तो एक तरीके से रेलवे तो फ्री के नंबर देती है मैथ्स में, बिल्कुल। देखो हाफ इजी क्वेश्चन जो कि इसमें CVT 2 यानी कि ALP का जो दूसरा पेपर होता है मेंस वाला पेपर, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टपोरी टपोरी। तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम x का मान निकाले, यहाँ से x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट का तो लग जाएगा इधर निशान और ये हो जाएगा आपके पास है 26.8 और गुणा करोगे आप 6.7 से। ये तो कन्फर्म है सर कि रूट में आंसर नहीं है, रूट तो हटाना पड़ेगा। अगर रूट हटाना आपको पड़ेगा तो आप थोड़ा सा क्या दिमाग नहीं लगा सकते कि सर ये जो 67 है ना ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब सर जब 67 से ही गुणा होगी ना, जब जाके एक 67 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो फिर एक 67 इसमें जरूर छिपा हुआ है, एक 67 इसमें जरूर छिपा हुआ है, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो सर हम 67 का आप भाग दीजिए इसमें, तो 67 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास है 4 बार जा रहा है, तो 4 इंटू आप लिख सकते हो इसको 67 और गुणा का निशान, ये कितना आपके पास है सर 67 है, ये डबल 67 में से एक 67 आ जाएगा आपके पास है बाहर, ये 0.7 आएगा और इस 4 में से बाहर कितना आ जाएगा 2, बस कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 14। तो आप कह सकते हो पॉइंट लग जाएगा 4 किस में आपके पास है, सिर्फ लास्ट के अंक से हमने यूनिट डिजिट से चेक कर लिया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, मैंने ये कहा कि ये तो चलो छोटा सा ही मल्टीप्लाई है, हमेशा ध्यान रखिए कि आप लास्ट के डिजिट को गुणा करते हो तो ऑप्शन से काम चल गया कि नहीं चल गया, तो ये जरूर चेक करें, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन में जाता है और एक स्टूडेंट वो होता है जो तुरंत आइडिया लगा देता है 4 आएगा यूनिट डिजिट और वो टिक कर देता है। तो एग्जाम कैसे पास किया जाता है वो भी तरीका आपको आना चाहिए। चलिए एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके पास है 6 नंबर का। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, तसल्ली से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, एक फोन आ रहा है जब तक। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, 3520 रुपए की कीमत वाली एक दर्जन जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है, 572 रुपए में कितनी जींस खरीदी जा सकती है। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में लपेटने की कोशिश करिएगा। देखिए किस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड का यूज करके सिर्फ एक सिंगल लाइन में इसको लपेट सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 3520 रुपए की कीमत वाली, यानी आप ये कह सकते हो कि 3520 रुपए की कीमत की कितनी जींस है, एक दर्जन है, ठीक है। तो एक दर्जन है तो एक दर्जन का आप दे दीजिए इसमें भाग, क्लियर है आपके पास। 35% डिस्काउंट पर उपलब्ध है,
35% डिस्काउंट पर उपलब्ध है, मतलब आप कह सकते हो 65 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। ठीक है, 572 रुपये में कितनी जींस खरीदी जा सकती है? हम ये मानते हैं कि एक्स जींस खरीदी जा सकती है, यानी इस एक्स जींस की जो कीमत है वो कितनी है आपके पास है, वो 572 है। वो कितनी है आपके पास है, वो सर हमारे पास में 572 है। इस बात को ध्यान रखिए। या तो आप सीधा कह दो कि इस पूरे का मान निकाल के इसमें 572 का भाग लगा दीजिए, आपके पास है जिनसों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमने क्या कोशिश करी है कि एक ही लाइन में लपेटने की, यानी कि 12 की कीमत कितनी थी, इतनी, कितने पर अवेलेबल है आपके पास है 65%, मतलब 35% डिस्काउंट पर। तो इस तरीके से कितनी जींस खरीदी जा सकती है, एक्स जींस, यानी एक्स जींसों की कीमत है आपके पास है 572। सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। देखिए एक बार फिर से सुनिए क्या क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 3520 रुपए की कीमत वाली एक दर्जन जींस 35% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। एक दर्जन, यानी एक दर्जन का मूल्य इतना है, 35% डिस्काउंट है, कितनी आएंगी, एक्स आएंगी। तो जब जाकर के एक्स जींसों का मूल्य इतना हो जाएगा, काट लीजिए आप इसको 5 से काटिए 13 बार, 5 से काटिए आप 20 बार, एक जीरो से आप एक जीरो काटिए, 2 से काटिएगा आप इसको कितनी बार, सर ये कट जाएगा 1 और ये 7, क्योंकि 7 दूनी 1 बच जाएगा आपके, 7 दूनी का 14, और फिर कितनी बार कट जाएगा आपके पास सर 176 बार कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और काट लीजिएगा आप किसी संख्या से अगर ये कटता हुआ दिख रहा है तो। सर अगर हम इसे काटते हैं तो ये कितना है हमारे पास में 12 है, और ये कितना है आपके पास है 4 से कट जाएगा आपके पास है, 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ये 4 और ये 4। फिर एक काम करिए 44 से इसे काट दीजिए आप, 44 से अगर आप इसे काटते हो तो 44 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, सर 44 से कट जाएगा हमारे पास है कितनी बार, ये कटना चाहिए आपके पास है 8 बार, 8 दूनी का, देखिए ये कितना हो रहा है आपके पास, 8 चौको 32 हासिल की 3, 8 चौको 32, नहीं कट रहा है आपके पास। एक बार फिर से देखने की कोशिश करिएगा कि किससे कट सकता है। अच्छा एक काम करिए ना, आप इसको 44 से काटने की बजाय पहले इसको 13 से काट दीजिए। किससे काट दीजिए, इसको 13 से, क्योंकि 13 से भी ये कट जाएगा आपके पास। 13 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, एक बार। 13 से अगर आप इससे काटोगे तो 13 चौको कितना होता है आपके पास है 52, कितना 13 चौको 52, 44, और फिर इस 44 से आपके पास है ये 44 कट गया। अब देखो टोटल कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर की लाइन में क्या बचा हुआ आपके पास है एक्स, और बट्टे में कितना आपके पास है 3, और बराबर कितना आपके पास है 1, यानी आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, थर्ड। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में लपेटने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन पाइएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई, उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी करी, उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। देखिए मैं आपसे कहूँगा ऐसा क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल सरल सी भाषा में करें कि एक आदमी हमेशा जिंदगी में 3 काम करता है, पहले कुछ कमाता है, फिर कुछ उड़ाता है, फिर कुछ बचाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन है आपके पास में कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है। तो आप सबसे पहले लिखिए, यानी एक आदमी जिंदगी में कितने काम करता है, 3 काम। पहले वो कुछ कमाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा सर, उसके बाद में कुछ वह उड़ाएगा, खर्च करेगा, और फिर उसके बाद में कुछ वह बचत करेगा, यानी कि कुछ बचाएगा। इसी तरीके से एक अरविंद की कहानी है कि वो पहले 100 रुपये कमाता है, 75% खर्चा करता है, तो वह बचाता कितना है आपके पास है सर, वह 25 रुपये की बचत करता है। आगे देखिएगा, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर हम इस आय को 20% बढ़ा देते हैं, केवल वृद्धि लिखेंगे हम, तो 120 ने लिख के हम ये लिखेंगे कि उसकी आय कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई, तो उसके खर्चा 10% बढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि 75 का 10% निकालना आप जानते होंगे कि 7.5 आएगा। इसका 10% कितना आएगा, 7.5। जब आपने आय में से खर्चा घटाया था तो बचत आई थी। अगर फिर से हम बढ़ी हुई आय में से बढ़ा हुआ खर्चा घटाएंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा सर, हमारे पास में बचत आ जाएगी। यानी कि पहले जो बंदा 12 रुपये की बचत कर रहा था वो सॉरी, पहले जो अरविंद 25 रुपये की बचत कर रहा था वह अब 12.5 रुपये की बचत कर रहा है। आप ये बताइए कि ये बचत कितनी परसेंट है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि ये हमने केवल वृद्धि लिखी है, आपको अगर ध्यान हो तो ये ओनली फॉर वृद्धि वाली लाइन थी, यानी 20% वृद्धि, 7.5 की वृद्धि और 12.5 की वृद्धि। तो इसको परसेंटेज में बताना है, तो आप खुद कह सकते हो सर कि ये इसका आधा है, तो 50% की वृद्धि है। क्या सोल्व करने की जरूरत है क्या आपको,
25 और 25 का आधा 12.5 होता है, यानी 50% की वृद्धि हो रही है। सॉल्व करना चाहो तो कर लीजिए। 12.5/25 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से करोगे। अगले क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, हम पढ़िए। ये धारा और नाप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है। मैं थोड़ा सा धारा और नाप का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, थोड़ा सा मामूली सा 1 से 2 मिनट का। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास। आप मान लीजिएगा सर ये हमारे पास में एक नदी है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास है? नदी है। ये इस तरीके से सर मान लीजिए इसमें पानी बह रहा है, तो ये इस साइड है ना, इसे आप मान लीजिए कि सर ये हमारे पास है धारा की दिशा है। ये क्या है आपके पास है? धारा की दिशा कह दीजिए इससे आप। और इसे क्या कह दीजिए सर? इसे मान लीजिए आप धारा के विपरीत। ये क्या है आपके पास है? सर ये हमारे पास है धारा के विपरीत है। इस बात को ध्यान रखिए, इसे हम धारा की दिशा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, या फिर सर इसे हम अनुप्रभाव भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? अनुप्रभाव। या फिर इसे क्या कह सकते हैं? धारा के विपरीत को, या इसी का दूसरा नाम है और उसे हम कह सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। हम क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्व प्रभाव। एक ही शब्द है। ये धारा की दिशा कह सकते हो, अनुप्रभाव कह सकते हो, या फिर इसी का एक तीसरा शब्द और है, इसे सर हम अनुकूल भी कह सकते हैं। कोई चीज़ आपके अनुकूल है मतलब धारा की दिशा में, तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं सर? इसे हम प्रतिकूल कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि धारा की दिशा में आप ये बताइए चाल क्या होती है, तो धारा की दिशा में जो चाल होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास है शांत प्लस धारा। शॉर्ट में लिखना सीखो, शांत प्लस धारा। क्या है शांत प्लस धारा? सर ये है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो पूरी नाव की चाल फाप की चाल हटा दो, क्योंकि यही भाई नाव और धारा चल रही है तो नाव भी चलेगी, और चलेगी तो चाल बनेगी। तो शांत जल में नाव की चाल को केवल शांत से प्रदर्शित करो, यानी ये क्या है? शांत है। और ये है धारा का वेग, तो सिर्फ और सिर्फ धारा से प्रदर्शित करो। यानी सर जब भी आपको धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो शांत प्लस धारा होता है। उसका क्या कारण है कि ये प्लस का निशान क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस साइड धारा की दिशा, उस साइड अगर आप तैरोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जबकि धारा के विपरीत क्या होगा सर? धारा के विपरीत जो शांत है ना, उसमें से आप घटा दीजिए। शांत को हम स्थिर भी कह सकते हैं, शांत को हम क्या कह सकते हैं? स्थिर भी कह सकते हैं। उसमें से आप धारा घटा दीजिए। तो दो फॉर्मूले हो गए एक तरीके से। धारा के विपरीत चाल कैसे आती है? शांत माइनस धारा से। ठीक। इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है सर? इसके अलावा एक फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए अनुकूल चाल क्या है। आपसे क्या पूछेगा? अनुकूल चाल, यानी कि धारा की दिशा, सॉरी अनुकूल चाल निकाल ली ना आपने। इसके अलावा क्या पूछेगा आपसे सर? हमसे शांत पूछेगा कि शांत क्या है। शांत जल में नाव की चाल कभी भी आपसे पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास है अनुकूल। अनुकूल चाल और प्लस हो जाएगा आपके पास है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है? 2 हो जाएगा, ध्यान रखिए। और अगर मान लीजिए आपसे कभी धारा पूछ ली जाए कि धारा का मान निकालिए, तो धारा कैसे आएगी आपके पास है? तो सर हमारे पास में धारा आएगी अनुकूल। अब मैं केवल अनुकूल ही लिखूंगा, और माइनस हो जाएगा आपके पास है प्रतिकूल। माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है? प्रतिकूल। और इसका क्या करोगे आप? आधा। तो ध्यान रखिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो धारा की दिशा और विपरीत दोनों को जोड़ के 2 का भाग। और अगर आपको चाहिए धारा का वेग तो आप क्या करोगे? -/2 करोगे। एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है सर? तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो थर्ड नंबर का ये है कि काफ़ी बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है? शांत और ये धारा, इनमें संबंध पूछ लिया जाता है। तो इनमें क्या संबंध होता है सर? इनमें होता है आपके पास है T2 + T1, और ये क्या है आपके पास है सर? ये है T2 - T1। आपको पता है ये पहला समय और ये दूसरा समय। फिर सर इसमें काफ़ी बार क्या होता है? इसमें दूरी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टी, और ये हो जाएगा आपके पास है x² - y², और अपॉन होता है आपके पास है 2x। इसमें x क्या चीज़ है सर? इसमें x आपके पास है शांत है, और y क्या चीज़ है आपके पास है सर? y हमारे पास है इसमें धारा है। ध्यान रखिए, ये धारा और नाप का मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस कॉन्सेप्ट से आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट से। यानी कि काफ़ी बार ये शांत और धारा का सीधा पूछ लिया जाता है आपसे कि आप ये बताइएगा कि जाने का समय इतना, आने का समय इतना है, और शांत का मान इतना, तो धारा का मान कितना होगा। तो बस इस फॉर्मूले का आप यूज करें। आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर।
इसका मतलब क्या है सर, स्थिर जड़ में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाने पर एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर यानी कि आप ये कह सकते हो अनुकूल क्या है सर, इस साइड कितना जा रहा है, ये 50 किलोमीटर जा रहा है। धारा की दिशा को इस साइड लिखते हैं हम। और धारा के विपरीत कितना जा रहा है सर, धारा के विपरीत भी ये 50 किलोमीटर जा रहा है, यानी सेम जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दुगना समय लगता है। हमेशा ध्यान रखिए इसमें डिस्टेंस तो सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, वो सॉरी स्पीड का रेशियो सेम होता है। तो आप ये कह सकते हो कि तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगना समय लेता है। धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति कितनी है, आपको क्या करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, शांत बटे धारा का। कौन सा लगाना है आपको, शांत बटे धारा का। शांत बटे धारा बराबर क्या होता है, T2, यानी एक समय कितना, दो गुना, एक समय कितना, एक गुना। तो T2 और माइनस T1। शांत का मान कितना आपके पास है सर, 3 है। धारा का मान आप x मान लीजिए तो 3 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 3 बटे हो जाएगा हमारे पास है 1, इससे ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1 यानी कि आप ये कह सकते हो कि शांत का मान तो पहले से था। शांत का मान कितना था आपके पास है सर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे है आपके पास है। अब धारा का मान भी आपके पास आ गया, कितना आ गया आपके पास है सर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। इस दूरी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हो मान किसका पूछा है सर, हमसे पूछा है प्रतिकूल का। और आप खुद बताइएगा अपनी ईमानदारी से कि प्रतिकूल में मैंने क्या लिखा है। सर प्रतिकूल का फॉर्मूला देखिए क्या है सर, प्रतिकूल का फॉर्मूला होता है आपके पास है शांत माइनस धारा। क्या होता है आपके पास है, शांत माइनस धारा। इसमें शांत का मान कितना आपके पास है, 3 है। धारा का मान कितना, 1 है। तो आप कह सकते हो आपका आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर सुनिएगा, इस फर्स्ट वाली लाइन का इसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सीधे शांत बटे धारा का फॉर्मूला लगा दिया। तो शांत बटे धारा का मान T2 प्लस T1, T2 माइनस T1। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, शांत की जगह कितना रख दिया, 3, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। इसकी जगह x, और ये 3/1, तो x का मान कितना हो गया आपके पास है 1। दोनों का मान है, दोनों का मान है, तो प्रतिकूल भी निकाल सकते हो आप और अनुकूल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए आप क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है आपके पास। ए ने एक वस्तु को 384 रुपये में खरीदी और 576 में बेच दिया। बी ने दूसरी वस्तु को इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। ए का लाभ का प्रतिशत बी के लाभ के प्रतिशत का आपसे अनुपात पूछा है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको जब लाभ और हानि पढ़ाया है तब स्पष्ट रूप से एक बात कही है, और चाहे आपने कहीं भी क्लास पढ़ी हो तो हर टीचर आपको ये कहता होगा कि लाभ या हानि अगर आपको परसेंटेज में निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, जो मूल डाटा होता है उसका रेशियो ले सकते हैं। जो मूल डाटा होता है उसका क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मूल डाटा कितना है आपके पास है सर, ये तो है आपके पास है क्रयमूल्य, ये तो क्या है आपके पास है क्रयमूल्य, ठीक है। ये तो है सर हमारे पास है क्रयमूल्य, और ये क्या है हमारे पास है विक्रय मूल्य। देखो ये किससे कट रहा है सर, अगर हम इससे देखते हैं तो ये कोई बड़ी संख्या से, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं 19 का डबल कितना होता है 38, और ये 2 का डबल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 19 का डबल कितना होता है आपके पास 38, तो ये 2 बार और ये 1 बार, 21 बार। 19 से हमने इसको काटने की कोशिश करी है। आप एक काम करिए, 19 से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करो। इसका आधा कितना होता है सर, इसका जो आधा होता है ना वो होता है आपके पास है 192, क्योंकि 192 इसका आधा होता है। तो 192 से ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है 2 बार, और ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है 3 बार। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, वो 3 बार कट रहा है 19, 30, 57, इसलिए हमने दिमाग लगा लिया। यानी हम ये कह सकते हैं सर पहला रेशियो हमको, पहले का क्रयमूल्य कितना है 2 और विक्रय मूल्य कितना आपके पास है 3, तो ए का लाभ तो हमारे पास आ गया। ए का लाभ कितना आया सर, ए का जो लाभ है ना वो आपके पास है 1 रुपये का लाभ हुआ बट्टे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो ये तो ए का लाभ हो गया। बी का लाभ निकालिए। इसी तरीके से आप इस संख्या को काटने की कोशिश करिए। देखो ये किससे कट रहा है आपके पास है सर, ये 4 का तिगुना होता है, ये 18 का होता है। यानी आप ये कह सकते हो, तो ये आपके पास में 4 से काटोगे 3 और ये 18 बार। अगर हम इसे 318 से काटें तो सर ये 3 बार कटेगा, और 318 से इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें 3 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया। 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ आपके पास है सर, 1 रुपये का लाभ हुआ। सही काटा है ना।
₹3 में खरीदा, ₹4 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? सर हमको जो लाभ हुआ है वो हुआ ₹1 का, और बट्टे में क्रय मूल्य आएगा। बट्टे में क्या आएगा आपके पास है? क्रय मूल्य। और गुणा किससे करोगे? 100 से। देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो कट गया। पहले क्रॉस गुणा ऐसे करोगे तो 3, और बाद में ऐसे करोगे तो 3/2। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। या तो आप ये कह दो इसको इससे गुणा किया तो 3:2, या फिर इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर आपको वो पुराना वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाओ, लाभ निकालो, फिर लाभ को परसेंटेज बनाओ। तो उससे अच्छा है कि पहले आप उनका रेशियो ले लो और फिर क्वेश्चन को सरल करें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा आप। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास है, यदि एक लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा? ये मान लीजिए आपके पास एक वर्गाकार मैदान है। क्या है? वर्गाकार मैदान है। चक्कर लगाने का मतलब है कि वो यहाँ से चला और वापस कहाँ पर आ गया? सर चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ गया, यानी कि एक परिधि उसने पार करी है। तो दूरी क्या पूछा है आपसे? समय। तो समय बराबर क्या होता है? सर समय बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? 78 है। ये तो एक भुजा की लंबाई है, उसने 4 भुजाएं क्रॉस करी है, इसलिए 4 से गुणा। और चाल कितनी है आपके पास है? चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा, और 18 कहाँ जाएगा आपके पास है? ऊपर जाएगा। कुछ नहीं करना, काट दीजिए। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार कटेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि नीचे क्या हो रहा है? 5 दूनी का 10 हो रहा है, और जब 10 का भाग इसके गुणा में लगाओगे तो क्या दशमलव में आंसर नहीं आएगा? और दशमलव में एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधे आंसर टिक करिए। क्यों फालतू का टाइम अपना खराब करते हो मल्टीप्लाई करके? अगले क्वेश्चन पाओ आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है? सर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, एक 3 अंकीय संख्या ऐसी है कि इसकी इकाई संख्या, दहाई संख्या और सैकड़ा इतने का अनुपात में इस संख्या और इसके विपरीत अंकों वाली संख्या का योग इतना, वह संख्या बताओ। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि एक संख्या है, उसका इकाई का अंक कितना आपके पास है? सर इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, और सैकड़ा का अंक कितना आपके पास है? 3 है। क्योंकि उसने क्या रखा है? क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो इसकी जो मूल संख्या बनेगी ना वो इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर उसने कहा इसके अंकों को विपरीत करो आप, 1, 2 और 3 करो। फिर आपसे कहा कि इनका आप टोटल निकालो। टोटल कितना हो रहा है? 4। यानी आप ये कह सकते हो कि 444 यूनिट का मान कितना दिया आपको? 1332। तो आपसे पूछा है कि मूल संख्या कितनी है। मूल संख्या कितनी है आपके पास है? मूल संख्या 321 है। 321 से मल्टीप्लाई करिए। कितनी बार कट रहा है आपके पास है? 3 बार। तो ये कितना हो रहा है आपके पास है? 9, 6, 3। किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन था आपके पास, ध्यान रखें। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सरलीकरण का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन को? सबसे पहले देखिए हम भाग को सरल करेंगे, तो 54/6, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आएगा? 9 आएगा, और ये मल्टीप्लाई का निशान। इसको देखिए, ये सर 8 में से 2 जाएगा, 6 कटेगा, 6 से 6 कट गया आपके पास है। ठीक है, अब ये प्लस का निशान है तो इसको इससे गुणा करिए। कितना हो जाएगा आपके पास है? 56 को 6 यानी कि, और 26, सर 266 हो गया। 266 में आप 70 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 70 ऐड करोगे, 6, 3 और कितना हो रहा है आपके पास है? सर ये हो रहा है हमारे पास है 336। कितना हो रहा है हमारे पास है? 336। तो ये हो गया आपके पास है 336, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 7। 7 से काट दीजिए आप इसको। जैसे ही हम 7 से काटेंगे तो 7 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है? सर 28, यानी कि 7 को 28, और कितना बच रहा है आपके पास है? 5। तो 7, 8, 56, इतनी बार। 9, 8 है 72, हासिल कितने लग जाएगा आपके पास है? 7 और 43। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन करके और फिर एग्जाम में एग्जाम देने चाहिए आप। यानी सबसे पहले हम भाग को सरल करते हैं, इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया आपके पास है? 9 बार। इनटू का निशान आपको पता है, फिर ये कोष्टक सॉल्व होगा तो कोष्टक के अंदर भी आपके पास है, ये पहले ये सॉल्व होगा, इससे ये कटेगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया तो इतना बटे इतना, इसका भाग इसमें 48 बार, 48 × 9 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा। आप आइए अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास। देखिए ये सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो क्लास को XX की स्पीड पे देखें, लेकिन आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके जरूर जाए। 700 रुपये पर 7% प्रति माह ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना है? यानी कि आप ये कह सकते हो, चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, फालतू की झंझट मत करो। आप ये कह सकते हो सर कि SI बराबर क्या होता है? सर SI बराबर होता है आपके पास है मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है? 100 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना आप।
अब आप ये कहोगे सर महीने को आपने साल में चेंज नहीं किया। भाई महीने को साल में इसलिए मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये क्या कह रखा है, 7% प्रति माह दे रखा है। अगर ये 7% प्रति वर्ष दे रखा होता ना, तो फिर आप क्या करते, उसको महीने में साल में चेंज करने के लिए 12 का भाग लगाते। लेकिन आप थोड़ा दिमाग का यूज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो। अब तो क्वेश्चन आपका इजी हो गया। कैसे हो गया आपके पास? सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके पास। तो आप ये कह सकते हो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 49 इंटू 9, तो ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये 1, और ये हो जाएगा आपके पास है 9 चौको 36 और 4 कितना हो जाएगा, 44। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में है। ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करिए। आप आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा आप। सर क्वेश्चन है आपके पास है, किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक बुनकर, प्रत्येक मतलब एक बुनकर है, और कितना समय आपके पास है, 1 दिन है। कितनी साड़ी बनाएगा नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, कुछ नहीं, x का मान 1 आएगा, और बस यही आपका आंसर है, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन में। एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी क्वेश्चन अलजेब्रा का आपके रेलवे में आता है, तो आप कोशिश करें कि उससे वैल्यू पुटिंग से आप उसमें मान रखने की कोशिश करें। जैसे इस समीकरण को संतुष्ट आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक स्टूडेंट तो ये रहेगा, सर मैं एक काम करूंगा, इसमें इसका मान मैं एक काम करता हूँ, 1 कर देता हूँ, 1 - 0 बराबर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। आपने क्या किया, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया। हाँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 2 रख सकते हो, और यहाँ पर कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो अभी समीकरण संतुष्ट होगा। आप दोनों रख के देख लीजिए, मैं दोनों रख देता हूँ एक क्वेश्चन में। पहले x से कर लेते हैं हम। सर इसका मतलब ये है कि इसका मान कितना हो गया आपके पास है, 1 की पावर 3 - 0, और माइनस देखिए ये 3 और ये 1, लेकिन ये क्या हो गया, बाई का मान 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया था। हम समीकरण ऐसे संतुष्ट करते हैं, सर 2 - 1 बराबर 0, तो कैसे आता आंसर? ये आपके पास 8 हो जाता, -1 हो जाता, माइनस ये हो जाता आपके पास है 3 × 2 × कितना हो जाता है 1, तो 8 - 7, यानी वापस आंसर कितना आता है आपके पास है 1। तो देखो किस ऑप्शन में वही है। तो कैसे भी आप सरल करें, बस आपका पेपर निकलना चाहिए। आप आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पढ़िए क्वेश्चन क्या है आपके पास है। सर क्वेश्चन है आपके पास है कि P Q से दुगना कुशल है। ये है आपके पास है P, और ये है आपके पास है Q। ये जो P है Q से डबल कुशल है। अगर ये एक कार्य करता तो ये कितना कार्य करता, 2। ये क्या है, कार्य है। और कार्य का उल्टा क्या होता है आपके पास? सर कार्य का उल्टा समय होता है, यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है, 2 हो जाएगा। अब देखिए इनके समय का अंतर कितने का, 1 का है। क्वेश्चन ये कह रहा है 1 का नहीं, ये 40 का है, 40 दिन का है, जो कि उसने दे रखा है। देखिए उसने दे रखा है कि P Q से 40 दिन कम समय में वह काम पूरा कर देता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा, रेशियो वाला, जो हम क्या करते हैं कि सर 1 यूनिट का मान इतना है, तो दोनों मिलकर 3 दिन में करेंगे, 3 यूनिट का मान 120 आ जाएगा, और 120 तो ऑप्शन में नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखें, 1 यूनिट का मान इतना, मतलब पहले पी का काम निकालो, कितना हो गया आपके पास है, सर 1 यूनिट का मान इतना है, ये 40 दिन में कर सकता है। फिर आप इसका मान निकालो, ये कितने दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है, क्योंकि 2 यूनिट है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा तरीका है आपके पास है, x + y लगा देते हैं हम। कितनी बार घटेगा, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 26.6 कुछ हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि निकटतम में, तो 26.6 के निकटतम 27 होता है। अगर मान लीजिए ये आपके पास में 0.5 होता, तो हम 26 पे जाते हैं। 5 या 5 से छोटा होता है, खुद 5 या 5 से छोटा है, तो हम नीचे वाला लेते हैं। 5 से बड़ा 6 7 8 है, तो फिर आगे वाले पे हम कूच कर जाते हैं। चलिएगा आप पढ़िएगा फिर से, क्वेश्चन क्या है आपके पास। यदि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान इतना है, तो आपसे इसका मान पूछा। देखिए ये है आपके पास है एलजेब्रा का ही, इसका थोड़ा, इस क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके और त्रिकोणमिति में सेट कर दिया है, बस इतना सा फर्क है। तो हम क्या करेंगे, सर हमसे कुछ नहीं पूछा है, इसने x का मान दे के x³ का मान पूछा है। यानी कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये x + 1/x है, और इसका मान कितना आपके पास है, सर इसका मान हमारे पास है क्या है, n है। तो मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए x² + 1/x² का मान कितना है, तो फॉर्मूला पता होगा आपको। कैसे, सर हम n² - 2 का यूज करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो। और अगर मान लीजिए आपसे 3 घात का मान पूछा जाए,
अगर 3 घात का मान पूछा जाए तो हम क्या करते हैं सर, n की घात 3 और माइनस 3n का यूज करते हैं। यानी कि सर अगर हमको डबल घात में जाना है ना तो उसको डबल करके 2 घटाते हैं, और ट्रिपल घात में जाना है तो सर n³ माइनस 3n। यही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपके पास है यहाँ पर। अगर आपके पास है ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो देखिए ना, ये आपके पास है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना है सर, इसका जो मान है ना आपके पास है, यानी कि सर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा सीधे रख दो ना यार, सिंपल सी बात है, 3 पावर का मान निकालना है। तो 3 पावर का मान कैसे आएगा आपके पास है, इसमें रख दीजिए आप। सर ये है आपके पास है √5 इसकी पावर 3 और -3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है, n का मान कितना है सर, ये पूरा है ना आपके पास है √5 है, तो ये √5 है। अब आप कह सकते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 5√5 और माइनस कितना हो जाएगा 3√5, तो कितना आएगा आपके पास है 2√5। क्या समझ में आया है या नहीं आया आपको? इस तरीके से डी ऑप्शन आएगा। एक बार फिर बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था, x + 1/x का मान देखिए, क्यूब का मान निकालना है। और जब सिंपल तरीके से अगर मान लो x + 1/x का मान इतना दे रखा और क्यूब का मान पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n³ - 3n। अब कहोगे कि ये n क्या चीज़ है, तो n ये है आपके पास है जो राशि दे रखी है ना उसका मान है। और हमेशा ध्यान रखिए कभी भी हम किसी भी पावर है जैसे √x है, अगर इसकी हम 3 पावर खोलते हैं ना तो हमारे पास है x√x आता है। कितना आता है हमारे पास है x√x आता है। अगर हम मान लीजिए 2 पावर खोलेंगे तो सिर्फ x आएगा, लेकिन 3 पावर खोलते हैं तो ये आता है। तो इसकी 3 पावर खोला तो ये आ गया, और -3√5 था, इसमें से घटाओगे 2√5 आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए और पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाए गए, उसके औसत स्कोर में 5 रन की वृद्धि हो गई। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना है, यानी जब उसने 13 नंबर की पारी खेली जिसमें 97 रन बनाए तब जा करके उसका स्कोर बढ़ा है। अगर मान लीजिए वो पारी नहीं खेलता तो कुछ वृद्धि नहीं होती, तो वही तो पूछना चाह रहा है वो। आप ये बताइए 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा, मतलब इसके बाद वो चाहता है कि आप बताओ औसत स्कोर कितना होगा। चलिए 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए जिससे उसका औसतन 5 रन की वृद्धि हो गई। देखो मैं आपसे कहूंगा कभी भी भविष्य में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान पारी पूछा जा रहा है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए वर्तमान पारी के रन। देखो वर्तमान पारी का मतलब क्या होता है, आपसे एक पारी, तो एक पारी के एक है तो रन या एक पारी का औसत, बात एक ही है। क्योंकि जो सिंगल आदमी होता है ना उसका आपसे कहा जाए कि इसके 45 वर्ष आयु है, उसका वही तो योग है और वही क्या है आपके पास औसत है। इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सिंगल आदमी का औसत योग और एक उसका वजन है, तीनों शब्द एक ही होता है, इनसे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान पारी के रन कितने हैं या फिर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप एक फॉर्मूले का यूज करिए। कौन सा फॉर्मूला सर, सबसे पहले हम लिखेंगे अंतिम पारी के रन। हम क्या लिखेंगे, अंतिम पारी के रन, और यहाँ प्लस माइनस का निशान। प्लस माइनस का निशान ये आएगा आपके पास है कमी या वृद्धि, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पूर्ण पारियों की संख्या से। पूर्ण पारियों की क्या है आपके पास है सर, ये है आपके पास है पूर्ण पारियों की संख्या। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करिए, ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। कमी है तो प्लस का निशान और वृद्धि है तो माइनस का निशान। अब आप ये कहोगे सर ये उल्टा कैसे लिख रहे हो, कि मान लीजिए आप कह रहे हो कमी है तो प्लस का निशान, वृद्धि है तो माइनस का निशान, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। मैंने गलती नहीं करी है, बल्कि इस क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि मान लीजिए अगर आप अच्छा खेलते हो तो सामने वाली टीम को नुकसान होता है, तो इसलिए क्रिकेट संबंधी क्वेश्चन में ये उल्टा चलता है अक्सर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, अंतिम पारी के रन, तो कैसे निकलेंगे सर, अंतिम पारी यानी वर्तमान पारी के रनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे आएगा, अंतिम पारी के कितने रन है सर, 97 है, अंतिम पारी के रन लिख दिया हमने। वृद्धि हो रही है तो माइनस का निशान लेंगे, ये हमारे पास माइनस का निशान, कितने की वृद्धि है, 5 की। अब इसने एक शब्द कह रखा है कि आपको पूर्ण पारियों की संख्या लेनी है। आप मुझे बताने की कोशिश करोगे इसमें कंप्लीट पारी कितनी है, तो आप ये कहोगे सर इसमें जो कंप्लीट पारी है ना वो है 12 पारी। 13 नंबर की पारी का तो प्रोग्राम जारी है, इसका मतलब कंप्लीट पारियों की संख्या कितनी हो गई आपके पास, हम 12 हो गई। तो कुछ नहीं करना, 97 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 37, जो कि ए ऑप्शन में। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे करना है एग्जाम। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे पानी पीने से पहले।
अरे क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप करो कि कितना आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान होना चाहिए क्या, कि ये जो औसत हो, ये जो अभाज्य संख्या है ना, ये कितने से कितने तक कितनी होती है, ऐसे आप जरूर ध्यान रखें, ध्यान रखें। मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ अभाज्य संख्याएं, वैसे आंसर आपने बता दिया होगा शायद। देखिए जो फिक्स पॉइंट है ना आपके पास, वो फिक्स लाइन तो आप कम से कम याद रखें कि सर 1 से लेकर के 25 तक आपके पास में कितनी अभाज्य संख्या होती है। सर 1 से 25 तक आपके पास 9 होती है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि 1 से 50 तक कितनी होती है आपके पास है, तो 1 से 50 तक आपके पास 15 होती है। इसी तरीके से 1 से 75 तक कितनी होती है, सर 1 से 75 तक हमारे पास 21 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है आपके पास है, तो 1 से 100 तक 25 होती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है। तो ये कह रहा है कि 50 से कम, 50 से कम यानी 50 तक 50 तो खुद एक भाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन आपके पास है ये है कि आपको ये बताना है कि 70 से कम, 70 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। आपको क्या बताना है कि 70 से कम क्या बतानी है आपको, अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सरल करोगे, सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सरल करेंगे कि हमको ये तो पता है कि 1 से 75 तक 21 होती है, तो हम पहले तो 1 से 75 तक लिख लेंगे और इस 1 से 75 में से आप घटा दीजिए 70 से लेके 75 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या आती है ना उनको। 1 से 75 तक कितनी होती है हमारे पास, 21 होती है और माइनस का निशान, ठीक है। अब 70 और 75 के बीच में कितनी होती है, सर एक तो होती है आपके पास 71 और एक होती है 73, बाकी तो कुछ होती नहीं है। तो 21 इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास 19, जो कि आपको अच्छा ऑप्शन में कैसे देखने को मिलेगा ये तो, ठीक है ना। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 70 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो सॉल्व आप इस तरीके से करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करें। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप और फिर देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा सॉरी यार नहीं आया ये, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक शानदार तरीका आपको समझा रहा हूं। आज के बाद आप अपनी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। एक बार फिर सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास है कि एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों को हल करता है उसे 144 अंक मिलते हैं। विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व करोगे, मिश्रण के नियम से। मिश्रण के नियम में कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले आप लिखिएगा जो उसने राइट किए है वो, और फिर इस साइड लिखिए आपने जो उसने रॉन्ग किए। उसने ये कहा है कि सर 76 प्रश्नों को हल करता है, टोटल प्रश्न कितने आपके पास है 76 है, और एक क्वेश्चन के लिए कितने मिलते हैं उसको, सर हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितने आपके पास है 76 प्रश्न है, और अगर वह 1% सही करता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हो गया आपके पास 18 और ये हो गया आपके पास 228। यानी कि अगर वह सभी क्वेश्चनों को सही करता तो उसको 28 अंक मिलते, और अगर वह सभी क्वेश्चनों को गलत कर देता, अगर वह सभी क्वेश्चनों को क्या कर देता गलत, तो 1 अंक कटता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर माइनस के 76 अंक उसके कट जाएंगे। तो ये प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद में 144 नंबर उसके आ चुके हैं। तो इस तरीके से और इस तरीके से घटाइए, 228 में से आप घटाइएगा कितना 14, 144, तो सर ये बचेगा हमारे पास है 4, और क्या है आपके पास है सर 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 84 बच गया आपके पास, ठीक है। अगर इसमें से आपने इसको घटाया तो इसमें से आप इसे घटाइए, इसमें से इसे घटाओगे मतलब ये संख्या जुड़ेगी आपके पास है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, ये हो जाएगा आपके पास है 0 हासिल किए कि ये हो जाएगा 2 और ये 220। कुछ नहीं करना, काट लीजिए आप इसको, किससे काटना चाहोगे आप इसको, 4 से काटिए 5 बार और ये 5 बार, 4 से काटिए 2 बार 21 बार। यानी कि जो इसने राइट किए हैं ना वो कितने हैं 55, इसने जो रॉन्ग किए हैं ना वो कितने 21। उसने पूछे कि आप ये बताइए कितने राइट किए, तो इसने 55 राइट किए। एक बार फिर ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को
क्वेश्चन ये है आपके पास है कि एक टेस्ट पेपर में 76 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो हम ये मानते हैं इसने पूरे क्वेश्चन सही किए तो 328 नंबर आते हैं। लेकिन अगर वह पूरे क्वेश्चन गलत कर देता है जिसके लिए 1 अंक कटता है तो इसके 76 अंक कट जाते हैं। इसके बाद भी परिणाम उसको 144 प्राप्त होता है। ये मिश्रण का नियम है। मिश्रण का नियम ये कहता है कि ये जो बीच में संख्या लिखी हुई है ना, ये तो 1 से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो ये तो कन्फर्म लग गया कि इससे तो ये छोटी है। अगर ये इससे छोटी है तो एक बार तो ये खुद घटती है और एक बार जुड़ती है, तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये आएगा। अब इसमें से इससे नहीं घटाना है, इसमें से इससे घटाना है। फिर सुनो, इसमें से किसको घटाना है, इसको घटाना है। पहले क्या किया था, इसमें से किसको घटाया था, इसको। यानी एक बार तो देखो खुद घट गई और एक बार दूसरों में से, देखो एक बार तो खुद घट गई और एक बार खुद में से दूसरे को घटाती है ये संख्या। ये जो बीच की होती है ये मिश्रण का रूल होता है। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया 55। आप आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आना चाहिए आपको। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जैसे मान लो सर ये हमारे पास में एक सर्किल है, तो ये है ना, ये आपके पास है, ये जो एरिया है ये आपके पास है क्या कहलाएगा सर, ये हमारे पास है त्रिज्य खंड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपके पास है, त्रिज्य खंड कहलाता है। ध्यान रखिए इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। सिंपल वाला लिखा देता हूँ। ये आपके पास है त्रिज्या है और ये यहाँ से ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। तो ए बी क्या है आपके पास है सर, ए बी इसमें चाप कहलाता है। ए बी क्या कहलाता है, चाप। ये आपके पास है ओ मान लीजिएगा। तो इसने कहा है कि जिसमें वृत्त की त्रिज्या 24 सेमी है और चाप की लंबाई 7 है। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये कितनी है आपके पास है सर, ये 7 है और ये कितना आपके पास है, 24 है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपके पास, वो एरिया क्या होता है सर, त्रिज्य खंड का जो एरिया होता है ना, वो होता है आपके पास है 1/2 त्रिज्या इंटू चाप की लंबाई। तो त्रिज्या इंटू चाप कह दीजिए, आप सीधा ही लगाइए। अगर थीटा नहीं दे रखा है तो आप ये कह सकते हो 1/2। त्रिज्या का मान कितना, इतना। चाप का मान कितना, इतना। कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो बताओ कितना आंसर आएगा आपके पास है सर, हमारे पास है 84 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को कर दीजिए आप। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को खूब मिलता है। कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इन दोनों को आप इन दोनों से भिड़ाइएगा, आपको पता चल जाएगा बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। कैसे बढ़ाओगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को भिड़ाएंगे, यानी इसको इससे गुणा करिए। इसको इससे गुणा करोगे तो 17 में कितना होता है आपके पास है, 153। सही है क्या भाई। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 93। हमेशा ध्यान रखो पहले गुणा ऐसे होता है, तो इसका मान आपने ऐसे गुणा किया, इसका मतलब पहली भिन्न का मान आया 153। ऐसे गुणा किया, दूसरी भिन्न का मान आया 93। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है सर, पहला मान बड़ा, मतलब पहली संख्या बड़ी है। मैंने कहा ठीक है। अब इन दोनों को भिड़ाओ आपस में। सर ये कितना आपके पास है, 66 और ये कितना आपके पास है, 138। कौन सी भिन्न बड़ी है आपके पास है, दूसरी। अब बड़ी बड़ियों को भिड़ाओ, इन दोनों को भिड़ाओ, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। यानी सर 9/31 को भिड़ाओगे किसके साथ में, 6/11 के साथ। देखो ये तो वैसे ही दिख रहा है यार, ये देखो ये कितना हो रहा है, 99 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 6 और ये 18। तो आप ये कह सकते हो यही संख्या बड़ी है, 6/11 बड़ा है। दूसरी बार में 186 मान किसका है यहाँ के पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब आया 6, 18। यानी आप ये कह सकते हो ये बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप टाइम नहीं लगाए एग्जाम में, फटाफट सोल्व करें ऐसे क्वेश्चनों को। प्रथम इक्राण में सम संख्या को औसत कितना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं। सम के एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास है n+1। और विषम का जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास है सर, वो केवल n होता है। केवल क्या होता है, n होता है। तो इसमें n का मान कितना आपके पास है सर, इसका n का मान 91, 91 + 1 कितना हो जाएगा, 92। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन में। हमारे पास है किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसने क्या कह रखा है, इसमें दूसरे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कैसे होता है। ये क्वेश्चन ऐसा था आपके पास में, प्रथम इक्राण में सम संख्या को औसत कितना है आपके पास है, तो आपका आंसर आ गया 92। क्यों, क्योंकि आपको n का मान दे रखा था। मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसा बना देता हूँ इसकी जगह पर कि क्वेश्चन ये है हमारे पास है कि 1 से और 91 तक की सम संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। सम का क्या बताना है, एवरेज बताना। अब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को सरल, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम इक्राण में सम संख्या और 1 से 91 तक दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 से 91 तक आपको बतानी है सम संख्या कितनी है।
तो अब 1 से 91 तक सम संख्या कैसे बताओगे कि सर 91 तो खुद आपके पास है एक विषम होता है, तो आप 90 लीजिए, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो n का मान आएगा वो 45 आएगा, और फिर इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा आपके पास है सर 46 आएगा। अब आप ये कहोगे नहीं सर हम तो इससे नहीं करना चाहते हैं, हम तो इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, आप दूसरे तरीके से बताओ, हम ऐसे छांटना नहीं चाहते। तो देखिए आपने देखा होगा कि एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट बटे क्या होता है 2, यानी सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 फॉर्मूला लगाते हैं अगर संख्या क्रमागत है तो, और जितनी भी संख्या होती है सब क्रमागत होती है, सम ले लो विषम ले लो किसी का गुणज ले लो कोई भी श्रेणी ले लो सब क्रमागत में आती है अभाज्य को छोड़ करके। तो सर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, सर पहली सम संख्या कौन सी है 2, और अंतिम सम संख्या कौन सी है सर 91 तक का है, तो अंतिम सम संख्या कौन सी है आपके पास है 90 बटे कितना करना है आपको 2, तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 92, 92 बटे 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 46। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा आपके पास है 46 आंसर। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है आपके पास है कि 1 से 91 तक की सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाता है ये का। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आपके पास है ये, एक क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक क्वेश्चन है आपके पास है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का आपसे क्या पूछा है, प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा है आपसे, ठीक है ना। एक तो आपको इसका आंसर देना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है ना आपके पास है वो क्वेश्चन ये है आपके पास है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है। आप जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि इनके आंसर कितने आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा आपसे, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज कितना है, और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, सबसे बेस्ट वो है। तो देखिए सर अगर हम इसको सरल करेंगे ना तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास है 5.5, और इसका आंसर आएगा सर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, और इसका आंसर आएगा हमारे पास है 4.5। अब ध्यान देने की जो बात है उस पर ध्यान दीजिए आप। सर अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर के और सर जो अनंत तक जाती है ना वो संख्या के पास है प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें किसकी पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर 0 से लेकर के और अनंत तक जो संख्या जाती है ना उनको सर हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा जब पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हो चुकी है तो इसमें पहली संख्या 0 आएगी, और 9 तक ही आपके पास है 10 संख्या होती है। और ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज कभी भी 5.5 करके नहीं आए एग्जाम में आप, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और इनकी संख्या 1 से होती है, तो दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है, ध्यान में रखना जरूर आप। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर आपकी क्लास कंप्लीट है। सर देखिए इसमें कुछ नहीं करना, मिश्रण का नियम लगाना है बस। 38% चीनी के घोल में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास है, देखिए मेरे शब्दों को सुने आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि 38% तो चीनी है, और इसमें क्या मिलाना है सर इसमें पानी मिलाना है। और मैं आपसे कहूँ कि पानी में चीनी की मात्रा कितनी होगी, तो 0% होगी। एक बार फिर सुनिएगा, एक कोई घोल है, हम यहाँ भी चीनी लिख रहे हैं, यहाँ भी चीनी लिखेंगे और यहाँ भी चीनी लिखेंगे। फिर सुने, ये चीनी है, ये चीनी है, ये चीनी है, पूरा क्वेश्चन चीनी से सरल होगा। तो सर घोल में चीनी कितनी है 68%, फिर आपने क्या मिलाया उसमें पानी, पानी में चीनी कितनी है आपके पास है 0%, और टोटल मिश्रण में चीनी कितनी है आपके पास है 17.1%, 17.1%। इस तरीके से और इस तरीके से आप घटाइए, जैसे घटाओ कितना आएगा आपके पास है 17.1 आएगा, परसेंटेजों को हटाओ आप, और इसको घटाओगे तो कितना आएगा सर, ये तो पॉइंट तो आ ही गया आपके पास। फिर ये हो रहा है आपके पास है कितना 38, ये सॉरी यार 17 घटाओगे किस में से, इसमें से, तो ये 20 आएगा। दशमलव से आप दशमलव काट ही दोगे, 19 से काटो कितनी बार कटेगा 9 बार, 19 से काटो कितनी बार 11 बार। ये क्या है सर, ये जो है ना हमारे पास है ये चीनी का मिश्रण है, और ये क्या है आपके पास सर ये पानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास सर एक तरीके से ये थी हमारे पास है चीनी, और ये क्या था
सर एक तरीके से हमारे पास जो पानी मिलाया था ना देखो क्या है, अच्छा अगर आप देखना जाए तो ये चीनी नहीं है, ये चीनी नहीं है, बल्कि ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है मिश्रण है, और ये मिश्रण के अंदर चीनी की मात्रा है, ये हमारे पास पानी है और ये पानी के अंदर चीनी की मात्रा है। एक बार फिर सुनिएगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करोगे। सर मिश्रण के अंदर चीनी की मात्रा है, पानी के अंदर चीनी की मात्रा, दोनों को मिलाओगे तो ये टोटल मिश्रण के अंदर चीनी की मात्रा इस तरीके से घटाया। आप अच्छे से जानते हो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसका मान यहाँ पर आता है, ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसका मान यहाँ पर आता है। वो ये कह रहा है 90 मिलीलीटर मिश्रण में, जगह मिश्रण कितना 9, यानी 9 यूनिट का मान कितना आपके पास है 90, पानी की मात्रा कितनी है 11, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास है 110 मिलीलीटर, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा होगा, अगर बैठा है तो आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको, चलिएगा अच्छी बात है। 200 मीटर और 400 मीटर की लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो उच्च गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 30 सेकंड का समय लगता है, और जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। दोनों ट्रेनों की आपसे गति पूछी है। सिंपल सी बात है सर, हम ये मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की गति कितनी है S1 है, और दूसरे की गति कितनी आपके पास है S2 है। तो पहले वो समान दिशा में चलेगी तो समान दिशा में चालें घटती है, समान दिशा में चाल समान होती है, विपरीत दिशा में चाल विपरीत होती है। और दूसरी बार विपरीत है तो विपरीत में सर हम इनको जोड़ देंगे, ये पहली की चाल और ये है हमारे पास है दूसरी की चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी में आप देखिए दोनों ट्रेनों की लंबाई है जुड़ेंगी, तो आप ये कह सकते हो दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास है 600, बटे में समय कितना आएगा भाई, समान दिशा में तो बड़ा वाला समय लेना, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा आपके पास है 30, और वापस से दूरी आपके पास रहेगी, विपरीत में समय कम लगता है इसलिए 6, इसको सरल करो कितना आएगा आपके पास है 20, और 20 क्या है आपके पास है मीटर प्रति सेकंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास है सर, ये आएगा हमारे पास है 100 क्या है आपके पास है मीटर प्रति सेकंड है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप बताओ दोनों ट्रेनों की गतियां कितनी है। अच्छा क्या पूछा, अच्छा दोनों ट्रेनों की गति आ गई हमारे पास, नहीं आई है अभी। आपसे क्या पूछा, दोनों ट्रेनों की गतियां, ये तो S1 माइनस S2 का मान है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये छोटा सा टपोरी सा समीकरण सॉल्व करना नहीं जानते हो, यहां से बड़ी राशि कैसे आती है। सर बड़ी राशि ऐसे आती है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के किसका भाग 2 का। तो बड़ी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आपके पास है 60 मीटर प्रति सेकंड, और छोटी ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, आप कैसे कह सकते हो कि ये बड़ी है, भाई इसके आगे प्लस का निशान है ये बड़ी स्पीड है, इसके आगे माइनस का निशान है ये छोटी स्पीड है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो आप ये कह सकते हो दोनों घटाओगे तो 80, और 80 में 2 का भाग दोगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन भाई साहब अभी भी आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहता है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपने क्या किया सर, हमने ये किया कि 60 को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया, कितनी बार कटेगा 12 बार। और दूसरी चाल कितनी है 40, 40 को किससे गुणा करोगे आप 18/5 से, किससे कितनी बार कटेगा आपके पास 8 बार। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 दूनी का 36, हासिल कितनी लग जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 21, यानी कि ये तो 216, और 216 किलोमीटर पर आवर। इसको निकालिएगा 18 × 8 कितना होता है 144, और क्या हो जाएगा आपके पास है किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में आपके पास 216, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट जो है आपके पास हम 25 क्वेश्चन थे, और 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो आपको मैंने पेपर सेट नंबर 4 में करवा दिया है। अगला पेपर सेट नंबर 5 आएगा फिर से कल आपके पास है। लेकिन जब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आपको ऐसा लगता है कि सर कोई क्वेश्चन हम पे पहले से ही आता है, तो आप वहाँ पर उसको फॉरवर्ड करके आगे वाले क्वेश्चन पर तुरंत पहुँच जाए, अपना टाइम खराब नहीं करें। तो ये थी आपके पास आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ।